In case of Lotka-Volterra model, we basically measure the interspecies competition between two different species. This model was proposed by Lotka and Volterra independently. And this model is basically based on the logistic growth model, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. मैं एक सिंपल सिचुएशन के आधार पर लोटका-वोल्टेरा मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा हूं. सपोज मैं यहां एक इकोसिस्टम को कंसीडर किया हूं. इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक स्पीसीज 1 इंट्रोड्यूस किया गया और यहां स्पीसीज 1 के अलावा किसी अदर स्पीसीज को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं. और स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी को मैं यहां K1 से मेंशन किया हूं और K1 का वैल्यू यहां आप 10,000 कंसीडर कर रहे हो. इट मीन्स स्पीसीज 1 के 10,000 इंडिविजुअल को ये इकोसिस्टम इंडेफिनिटली सस्टेन कर सकता है. और बिगिनिंग में स्पीसीज 1 के 10 इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस किया गया. तो जब स्पीसीज 1 के 10 इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस किया गया और जबकि इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी 10,000 है, तो यहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैरिंग कैपेसिटी से बहुत कम है. तो स्पीसीज 1 के मेंबर्स आपस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं शो करेगा फॉर रिसोर्सेज, क्योंकि इस कंडीशन पे आप ये मान के चलोगे कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है. तो जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कंसीडर करोगे तो इट शुड बी dn by dt इक्वल टू r n. क्योंकि मैं यहां स्पीसीज 1 को कंसीडर कर रहा हूं, तो स्पीसीज 1 के पॉपुलेशन साइज को मैं n1 से रिप्रेजेंट किया हूं. इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ को मैं r1 से रिप्रेजेंट किया हूं और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. और यहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसलिए भी होना था क्योंकि कोई इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्पीसीज 1 के मेंबर के बीच आप नहीं कंसीडर कर रहे हो. अगर मैं सेम इकोसिस्टम में अगर स्पीसीज 2 को अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, तो इस कंडीशन में भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस इकोसिस्टम में अगर स्पीसीज 2 प्रेजेंट है तो स्पीसीज 1 के मेंबर अब्सेंट है. और स्पीसीज 2 के रिस्पेक्ट में यहां कैरिंग कैपेसिटी के वैल्यू को K2 से रिप्रेजेंट किया गया है और ये वैल्यू है 15,000. स्पीसीज 2 के 10 मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया. कैरिंग कैपेसिटी के वैल्यू से ये नंबर काफी कम है, तो देयर इज नो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. तो यहां भी स्पीसीज 2 के मेंबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन आप इस फॉर्म में मेंशन करोगे. दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो स्पीसीज 1 को आप कंसीडर करो या स्पीसीज 2 को कंसीडर करो, आप इन दोनों कंडीशन में यहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले कंडीशन को शो कर रहे हो. अब मैं एक सेकेंड सिचुएशन को कंसीडर कर रहा हूं. अब इकोसिस्टम में जिसकी कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 1 के लिए 10,000 है, अब यहां स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज 10,000 में यहां शो कर रहा हूं और ये पॉपुलेशन साइज अब कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल है. तो इस कंडीशन में स्पीसीज 1 के मेंबर के बीच आपस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा और ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण डेवलप होगा. जब यहां इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो ग्रोथ का नेचर अब एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा. अब ग्रोथ का नेचर आप लॉजिस्टिक शो करोगे. तो इस कंडीशन में लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन का नेचर क्या होगा, मैं स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में शो कर रहा हूं. ये इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां आप कैरिंग कैपेसिटी के वैल्यू को मेंशन करते हो और ये कंडीशन आप तब शो करते हो जब रिसोर्सेज के लिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन डेवलप होता है. और ये मैं कंडीशन स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में शो की हूं. अगर मैं इसी कंडीशन को स्पीसीज 2 के रिस्पेक्ट में अगर शो करता हूं, तो यहां इक्वेशन का नेचर आप शो करोगे लाइक दिस. दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन फॉर स्पीसीज 2. तो मैं दो कंडीशन को यहां शो किया. एक कंडीशन जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड था, कोई इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं था, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले कंडीशन डेवलप हुए.
जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो गया तो फिर ग्रोथ का नेचर एक्सपोनेंशियल मेंटेन नहीं रहा। अब यहां लॉजिस्टिक ग्रोथ वाले कंडीशंस को आप कंसीडर करते हो, और लॉजिस्टिक ग्रोथ वाले कंडीशंस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशंस आप कंसीडर करते हो। अब मैं एक थर्ड सिचुएशन को शो कर रहा हूं। इस थर्ड सिचुएशन में जिस हैबिटेट में स्पीसीज 1 के मेंबर प्रेजेंट है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी स्पीसीज 1 के लिए 10,000 है, यहां स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज मैं 5,000 कंसीडर कर रहा हूं। ये वैल्यू कैरिंग कैपेसिटी से बहुत कम नहीं है, तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले कंडीशन तो होंगे नहीं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन डेवलप होगा। तो आप इस सिचुएशन में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन शो करोगे अमॉन्ग द मेंबर ऑफ स्पीसीज 1। अब मैं यहां स्पीसीज 2 के मेंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और स्पीसीज 2 के 100 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जिस इकोसिस्टम को मैं कंसीडर किया था, इस इकोसिस्टम में स्पीसीज 1 के मेंबर प्रेजेंट थे। अब मैं यहां स्पीसीज 2 के मेंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो स्पीसीज 1 के मेंबर्स के बीच आपस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑलरेडी था। अब स्पीसीज 2 के मेंबर के इंट्रोड्यूस होने के कारण इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया। तो अब आप यहां सिर्फ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं शो करोगे, आप इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी शो करोगे। और जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आप दोनों कंसीडर करोगे, तो इस कंडीशन में इक्वेशन का जो नेचर डेवलप होगा, आप उसे डिस्क्राइब करोगे लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन। इसलिए मैंने बिगिनिंग में मेंशन किया कि लोटका-वोल्टेरा मॉडल के केस में आप इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन को कंसीडर करते हो। अब मैं अगर यहां इक्वेशन के नेचर को मेंशन करूं, तो स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं कंडीशन को शो कर रहा हूं, अब आप इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करोगे लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन के तौर पर, और यहां सिर्फ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, आप इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को भी कंसीडर कर रहे हो। अब यहां मैं अल्फा 1,2 मेंशन किया। नाउ सी द मीनिंग ऑफ अल्फा 1,2। देखो, जिस इक्वेशन को मैंने मेंशन किया उस इक्वेशन का नेचर ये है, जिसमें K1 इज द कैरिंग कैपेसिटी फॉर स्पीसीज 1, N1 इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1, N2 इज द पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2, और यहां मैं मेंशन किया अल्फा 1,2। इसका मीनिंग मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, तो मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस मैनर में प्रेजेंट कर सकता हूं। K1 और K1 कैंसिल हो गया, N1 अपॉन K1 माइनस अल्फा 1,2 N2 अपॉन K1। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। जब आप इस फॉर्म में मेंशन करते हो, तो यहां आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए आप कंसीडर करते हो, और इस कंपोनेंट को आप इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए कंसीडर करते हो। तो जिस इक्वेशन को मैं यहां लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन के तौर पर शो कर रहा हूं, आप यहां इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के भी कंपोनेंट को शो कर रहे हो और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के भी कंपोनेंट को शो कर रहे हो। तो दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो जिस इंफॉर्मेशन को मैंने बिगिनिंग में शेयर किया कि लोटका-वोल्टेरा मॉडल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पर बेस्ड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ के इक्वेशन को ही आप मॉडिफाई करते हो इन केस ऑफ द लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन। और यहां मैं लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन को शो किया हूं स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2, और आप इसी कंडीशन को डिस्क्राइब कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू स्पीसीज 2 इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1। ये कंडीशन तो मैं स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में शो किया हूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2, आप स्पीसीज 2 के लिए भी इस कंडीशन को शो कर सकते हो। देखो, इक्वेशन में मैं अल्फा 1,2 मेंशन किया था, एंड अल्फा 1,2 रिप्रेजेंट द कंपटीशन कोएफिशिएंट। आप कंपटीशन कोएफिशिएंट के मीनिंग को
एक सिंपल वे में आप अंडरस्टैंड करो। कंपटीशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 2 का मीनिंग ये है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 आर इक्विवेलेंट टू वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 1 इन टर्म ऑफ रिसोर्स यूज। अल्फा 1 2 को यहां कंपटीशन कोएफिशिएंट के तौर पर जो है शो किया गया, रिप्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2 ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 1। और ग्रोथ का मतलब यहां पॉपुलेशन ग्रोथ से, जिसको मैं अल्टरनेटिवली मेंशन किया कि हाउ मेनी इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2 आर इक्विवेलेंट टू वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 1 इन टर्म ऑफ द रिसोर्स यूज। तो दैट इज गोइंग टू डिस्क्राइब द कंपटीशन कोएफिशिएंट। अगर कंपटीशन कोएफिशिएंट आप स्पीशीज 1 के केस में शो करते हो ड्यू टू स्पीशीज 2 का मेंशन करते हो अल्फा 1 2, और अगर आप स्पीशीज 2 के केस में शो करते हो ड्यू टू स्पीशीज 1 तो आप मेंशन करते हो अल्फा 2 1। तो मैं यहां अल्फा 1 2 मेंशन किया हूं, इट मींस कि स्पीशीज 1 का मेंबर स्पीशीज 2 के मेंबर से कितना इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन फेस कर रहा है। देखो, कंपटीशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है, आप 1 से कम भी शो करते हो, 1 से ज्यादा भी शो करते हो, 1 के इक्वल भी शो करते हो। अगर कंपटीशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से कम है तो इसका मीनिंग ये है कि स्पीशीज 1 के जो मेंबर्स हैं, जैसे ये मैं स्पीशीज 1 के मेंबर्स के तौर पर शो कर रहा हूं, और ये मैं स्पीशीज 2 के मेंबर्स को शो कर रहा हूं। अगर स्पीशीज 1 के मेंबर्स के बीच आपस में अगर आप कंपटीशन शो करते हो तो उसे आप इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर स्पीशीज 1 का मेंबर स्पीशीज 2 के मेंबर के साथ कंपटीशन शो करता है तो आप इसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के तौर पर शो करते हो। देखो, अगर कंपटीशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीशीज 1 का जो मेंबर्स हैं उनके बीच जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ड्यू टू द मेंबर ऑफ स्पीशीज 2। आप यहां इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम शो कर रहे हो और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को आप हायर कंसीडर कर लो अगर ये वैल्यू कंपटीशन कोएफिशिएंट का 1 से कम है। अगर वैल्यू कंपटीशन कोएफिशिएंट का 1 से ज्यादा है तो जस्ट अपोजिट कंडीशन है, स्पीशीज 1 के मेंबर के बीच इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कम है और स्पीशीज 2 के मेंबर के साथ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है। आप हायर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को शो करते हो और लेसर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को शो करते हो। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स कि जिस पॉपुलेशन को आप कंसीडर कर रहे हो वहां इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ स्पीशीज 1 और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ड्यू टू द मेंबर ऑफ स्पीशीज 2 ये दोनों इक्वल है। जितना इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उतना ही इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो आप कंपटीशन कोएफिशिएंट के वैल्यूज के आधार पर बता सकते हो कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के इक्वल है, या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है, या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि आप लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन को स्पीशीज 2 के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हो, और स्पीशीज 2 के लिए अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो दिस विल बी द नेचर ऑफ इक्वेशन। और यहां आप मेंशन क्या कर रहे हो, अल्फा 2 1, और पहले आपने स्पीशीज 1 के केस में मेंशन क्या किया था, अल्फा 1 2। देखो, कंपटीशन कोएफिशिएंट का वैल्यू को आप यहां मेंशन कर रहे हो अल्फा 2 1 से। इट मींस स्पीशीज 1 के मेंबर से स्पीशीज 2 कितना इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन फेस करेगा। तो अगर मैं स्पीशीज 1 के केस में अल्फा 1 2 शो कर रहा हूं और स्पीशीज 2 के केस में अल्फा 2 1 अगर मेंशन कर रहा हूं तो आप अल्फा 1 2 के प्लेस पर आप अल्फा मेंशन कर सकते हो और अल्फा 2 1 के प्लेस पर आप बीटा मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारे लिटरेचर में अल्फा और बीटा मेंशन होता है, और आप कुछ लिटरेचर के केस में आप अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 शो करते हो। तो बेटर होगा कि आप अल्फा 1 2 एंड अल्फा 2 1 मेंशन करो
ताकि इनसे चीजें ज्यादा क्लियर होती है। अब जो मैं इंफॉर्मेशन कवर किया हूं उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसके आधार पर आप सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कंपटीशन कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होगा, 1 से कम है तो क्या कंडीशन है, और अगर 1 के इक्वल है तो क्या कंडीशन होगा। नाउ आई विल डेवलप द जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1। देखो, जब आप जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1 आप डेवलप करते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज को आप जीरो कंसिडर करो। इट मीन्स कि स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं इस वैल्यू को जीरो कर रहा हूं। अगर मैं इस वैल्यू को जीरो करता हूं तो ये कंडीशन आप अचीव कर सकते हो अगर आप n1 को जीरो करो या आप k1 को जीरो करो। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 1 ये जीरो हो जाएगा। बट n1 के वैल्यू को आप जीरो कर नहीं सकते, k1 के वैल्यू को आप जीरो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर मैं जीरो कर दूं, k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 टू n2, अगर मैं इस वैल्यू को अगर मैं जीरो करता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 1 जीरो हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो n1 इक्वल टू k1 माइनस अल्फा 1 टू n2। ये कंडीशन मैं अचीव कर सकता हूं क्योंकि मैं जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1 डेवलप करना चाह रहा हूं। और जब आप जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1 डेवलप करते हो तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 1 को आप जीरो कंसीडर करते हो। अगर मुझे ये वैल्यू जीरो चाहिए तो उसके लिए या तो n1 जीरो हो या k1 जीरो हो। ना तो n1 जीरो आप कर सकते हो ना k1 जीरो कर सकते हो। बट ये जो मैं कंपोनेंट यहां कंसीडर किया हूं इसे अगर मैं जीरो करता हूं तो dn1 अपॉन dt का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप इक्वेशन को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस मैनर में आप मेंशन कर सकते हो जिसे मैं यहां शो किया हूं। ये कंडीशंस में स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में शो किया हूं। नाउ यू कैन डेवलप द जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 2। और जब आप जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 2 आप डेवलप करते हो तो इस वैल्यू को आप जीरो करते हो। और इस कंडीशन में आप अगर इस वैल्यू को जीरो करते हो तो जो फाइनल फॉर्म आप डेवलप करोगे वो फाइनल फॉर्म इक्वेशन का ये होगा। तो इस तरह से आप स्पीसीज 2 के केस में भी कंडीशन को शो कर सकते हो, स्पीसीज 1 के केस में भी कंडीशन को शो कर सकते हो। अब मैं ग्राफिकली कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1 डेवलप कर रहा हूं। एक्स एक्सिस में मैं स्पीसीज 1 के पॉपुलेशन साइज को मेंशन किया, वाई एक्सिस में मैं स्पीसीज 2 के पॉपुलेशन साइज को मेंशन किया। और ये ग्रीन लाइन ये जीरो आइसोक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर स्पीसीज 1, क्योंकि अगर मैं इस ग्रीन लाइन पर किसी भी पॉइंट को कंसीडर करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 1 आपको जीरो मिलेगा। आप इस लाइन पर किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 1 आपको जीरो मिलता है। अगर मैं पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट को अगर कंसीडर किया तो इस पॉइंट पर स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज को आप यहां कंसीडर कर रहे हो और स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन साइज को आप यहां कंसीडर कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन साइज आप यहां कंसीडर करते हो और स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज अगर आप यहां कंसीडर कर रहे हो तो स्पीसीज 1 का जो पॉपुलेशन साइज है वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर मैं
स्पीसीज 2 के पॉपुलेशन साइज को अगर यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ तो स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होगा, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 1 आप 0 कंसिडर कर। इसका मीनिंग ये है। अब हमें ये देखना है कि n1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, और n2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा। अब मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो, अगर मैं n1 का मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहता हूं तो ये कंडीशन तब होगा जब n2 का वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि जब n2 के एक भी मेंबर नहीं होंगे तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। तो n1 अपने मैक्सिमम साइज को अटेन करेगा। तो इट मीन्स कि अगर मैं n2 के वैल्यू को अगर 0 करता हूं तो इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, और आप इस कंडीशन में n1 को सिंपली इक्वल करोगे k1 के। इट मीन्स कि यहां जो मैं पॉइंट शो कर रहा हूं इसका वैल्यू होगा k1। तो n1 का आप अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहां कंसीडर करते हो तो दिस शुड बी k1। अब मैं n2 के मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा इसे कैलकुलेट करो। तो उसके लिए n1 के वैल्यू को आपको 0 करना होगा, क्योंकि n2 का मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज कब शो करोगे, जब n1 बिल्कुल 9%, यानी x एक्सिस पर आप वैल्यू 0 कंसीडर करो। तो इस कंडीशन में आप k1 को आप इक्वल करोगे अल्फा 1 2 और n2 के। अगर मैं इस वैल्यू को 0 करता हूं तो ये वैल्यू में k1 इज इक्वल टू अल्फा 1 2 इंटू n2, और अगर मैं n2 के वैल्यू को अगर यहां कैलकुलेट करूं तो n2 का वैल्यू होगा k1 अपॉन अल्फा 1 2। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो मैं इस वैल्यू को यहां मेंशन कर रहा हूं, k1 अपॉन अल्फा 1 2। तो y एक्सिस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा, तो k1 अपॉन अल्फा 1 2, और x एक्सिस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा, तो k1 होगा। अब ये मैं कंडीशन स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में शो किया। अब इस कंडीशन को आप स्पीसीज 2 के भी रिस्पेक्ट में शो कर सकते हो। अगर मैं स्पीसीज 2 के रिस्पेक्ट में अगर शो करूं तो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करता हूं तो अगर मैं ये वैल्यू अगर चाहता हूं तो इसके लिए n1 के वैल्यू को हमें 0 करना होगा। अगर मैं n1 का वैल्यू 0 करता हूं तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k2, क्योंकि अगर मैं n1 के वैल्यू को 0 कर रहा हूं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, n2 इक्वल टू k2। अगर मैं n1 के मैक्सिमम वैल्यू को अगर मैं मेंशन करता हूं, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगा, तो मुझे n2 को 0 करना होगा। अगर मैं n2 को 0 करता हूं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप k2 माइनस अल्फा 2 1 एंड n1 ये वैल्यू अब यहां 0 कंसीडर कर लो, तो k2 का वैल्यू कितना होगा, अल्फा 2 1 n1, और आपको वैल्यू किसका चाहिए, n1 का चाहिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, k2 अपॉन अल्फा 2 1, यानी आप इस वैल्यू को शो करोगे k2 अपॉन अल्फा 2 1, ये फाइंड आउट कर सकते हो। और ये मैं स्पीसीज 2 के रिस्पेक्ट में 0 आइसोक्लाइन को शो किया हूं। अब इसका मीनिंग आप चेक करो। यहां आपने सपोज किसी पॉइंट को कंसीडर किया, तो अगर मैं इसे y एक्सिस और x एक्सिस से अगर मैं इसको मिला दूं तो इसका मतलब ये हुआ, स्पीसीज 1 का जब आप पॉपुलेशन साइज आप यहां कंसीडर करोगे और स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन साइज जब आप यहां कंसीडर करोगे तो स्पीसीज 2 के पॉपुलेशन साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स कि स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन साइज ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 2 आप यहां 0 कंसीडर करोगे। और इस लाइन पर अगर आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हो तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 2 आपको 0 मिलेगा।
तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो आइसोक्लाइन फॉर स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2। अगर आप जीरो आइसोक्लाइन को आप यहां कंसीडर करते हो तो इसके आधार पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। सी, तो इस लाइन पर अगर मैं किसी पॉइंट को अगर कंसीडर करूं तो स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज आप यहां जीरो शो करते हो। लेकिन अगर मैं यहां किसी पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन साइज आप फाइंड आउट कर सकते हो, स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं इस पॉइंट पर स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज क्या है और स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन साइज क्या है, ये हमने फाइंड आउट किया। अब जिस पॉइंट को मैं कंसीडर कर रहा हूं वो इस जीरो आइसोक्लाइन के बिलो है। अगर ये पॉइंट जीरो आइसोक्लाइन के बिलो है तो इट मीन्स स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉपुलेशन ग्रोथ शो करेगा। अगर मैं किसी पॉइंट को यहां अगर कंसीडर करता हूं तो ये पॉइंट स्पीसीज 1 के जीरो आइसोक्लाइन के बाहर है, तो इसका मतलब है कि यहां पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो अगर मैं किसी पॉइंट को इस लाइन पर अगर शो कर रहा हूं तो पॉपुलेशन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, और ये मैं कंडीशन स्पीसीज 1 के रेस्पेक्ट में शो कर रहा हूं। अगर मैं यहां किसी पॉइंट को कंसीडर किया तो स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज यहां इंक्रीज होगा क्योंकि ये जीरो आइसोक्लाइन के बिलो है। अगर मैं यहां किसी पॉइंट को कंसीडर किया तो ये शो कर रहा है कि स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि ये जीरो आइसोक्लाइन के बाहर है। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। इफ पॉपुलेशन साइज इज बिलो इट्स ओन आइसोक्लाइन द पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज। और मैं दूसरा कंडीशन शो किया था, इफ पॉपुलेशन साइज इज एबव इट्स ओन आइसोक्लाइन द पॉपुलेशन साइज विल डिक्रीज। तो अगर आप जीरो आइसोक्लाइन डेवलप करते हो स्पीसीज 1 के रिस्पेक्ट में तो आप ये बता सकते हो कि कब स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा और कब कांस्टेंट रहेगा। Now see the situation with respect to the species 2। अगर मैं इस लाइन पर अगर किसी पॉइंट को कंसीडर करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज फॉर स्पीसीज 2 आप जीरो कंसीडर करोगे, देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। बट अगर मैं किसी पॉइंट को अगर यहां कंसीडर करता हूं तो स्पीसीज 2 का जो जीरो आइसोक्लाइन है उनके बिलो है तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। और अगर मैं बाहर अगर कंसीडर करता हूं तो जीरो आइसोक्लाइन के एबव है, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करेगा। इसे भी आप जनरलाइज कर सकते हो। इफ पॉपुलेशन साइज इज बिलो इट्स ओन आइसोक्लाइन तो पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। इफ पॉपुलेशन साइज इज एबव इट्स ओन आइसोक्लाइन द पॉपुलेशन साइज विल डिक्रीज। और अगर इस लाइन पर अगर प्रेजेंट है तो पॉपुलेशन साइज इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये कंडीशन में स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 दोनों के रिस्पेक्ट में मेंशन किया हूं। अब जिस क्वेश्चन को मैं यहां शो कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप सॉल्व करो। क्वेश्चन काफी सिंपल है। आपको यहां स्पीसीज M के रिस्पेक्ट में जीरो आइसोक्लाइन शो किया गया, स्पीसीज N के रिस्पेक्ट में जीरो आइसोक्लाइन शो किया गया, और किसी पॉइंट को अगर आप जीरो आइसोक्लाइन के बिलो या एबव कंसीडर करते हो तो पॉपुलेशन साइज किस मैनर में अफेक्टेड होगा आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाओ, जो मैंने इंफॉर्मेशन डिलीवर किया आप